हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। एनसीईआरटी की इतिहास की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। उसके पहले हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो कि है नेल्सन मंडेला ने बोला है कि अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप जीत जाएंगे। यानी कि अगर हम क्विट नहीं करते हैं तो हमारी सफलता जो है, हमारी सक्सेस जो है वो एकदम निश्चित है। बस हमें डटे रहना है, लगे रहना है, ज़िद्दी बन जाना है कि हमें जो चाहिए उसे हम लेकर ही रहेंगे और जुटे रहना है और पूरे जी जान से जुटे रहना है, आधे आधे मन से नहीं। कितना भी हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी असफलता आ जाए, लेकिन लगे रहना है, डटे रहना है। हम हमेशा याद रखना है कि हम जब भी कभी क्विट करने की सोचते हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा ही रास्ता बाकी रह गया होता है हमारी सक्सेस के लिए, और उसके पहले ही हम क्विट कर देते हैं। तो हमें ये अपने मन को मजबूत बना करके रखना है कि लास्ट तक, जब तक मिल ही नहीं जाता तब तक हमें कोशिश करते ही रहनी है और पूरे जी जान से करनी है कि कोई रिग्रेट मन में नहीं रह जाए। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमें मिले नहीं। हर चीज़ जो हम मन से चाहते हैं, जिसके लिए हम मन से लगेंगे, वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो जी जान से जुटते हैं। आज की एनसीईआरटी में जो हमारा चौथा अध्याय है उसे पढ़ते हैं। फटाफट से तैयार हो जाइए अपनी पेन और ब्लैंक पेपर और मैप लेकर के। आज आपको जो अपने पिछले 3 अध्याय में मैप्स पढ़े हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फटाफट से वीडियो को यहीं पॉज करके जो आपने पिछले 3 अध्यायों के मैप के जो नोट्स वगैरह बनाए हैं उन्हें अपने साथ में ले लीजिए, या जो भी आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो वो अपने पास रखिए। जिस भी तरीके से आपने नोट्स बना करके रखे हैं रखिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं बार बार कहूँगी कि एनसीईआरटी के जो मैप हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो कुछ हाईलाइट करके चीज़ें दी गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें नोट करके रखिए, स्टोर करके रखिए, आप जिस भी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो आज मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मैप और अपना पेन ब्लैंक पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। फटाफट से पूरा करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी देरी के। देखते हैं आज क्या बताती है हमारी एनसीईआरटी। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। बेसिकली आज जो बात होगी वो किताबों और कब्रों के बारे में होगी। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैंक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। तो वेद जो है वो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नाम तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त मतलब सुंदर उक्त, उक्त मतलब बोलना, और सुंदर मतलब अच्छा बोलना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, सोम रस। ठीक है, ये लाइन जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो तीनों देवता हैं महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इंद्र को जो है वर्षा का देवता ही सुना होगा, पर ऋग्वेद के टाइम में इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है।
तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। तो एक नई और इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है और हम जो संस्कृत पढ़े हैं वो थोड़ी सी अलग है। और महिला और पुरुष दोनों थे यहाँ वैदिक प्रार्थनाओं की रचना में, लेकिन पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा था, महिलाओं का वर्चस्व थोड़ा सा कम था। हर एक बात पर ध्यान देते जाना है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी। शब्द को देखो, ये सारे शब्द जो माँ के लिए शब्द हैं उनमें म ही अक्षर का प्रयोग हुआ है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये सब जो भाषाएं हैं असमिया, गुजराती, ये सब जो हैं, और फ़ारसी, यूरोप की, अंग्रेज़ी, जर्मन, ये सब की कहीं ना कहीं जो शब्दकोश है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनका भाषा परिवार एक है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? इनकी बात कर रहे हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ये काम आपको खुद से करना है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो मेरी भाषा तो जो है वो भारत यूरोपीय है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की होगी, अगर इनकी भाषा में से रिलेटेड है। पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं तो आपकी भाषा जो है वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा है। और अगर झारखंड या मध्य भारत में हिस्सों में रहते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा से जुड़ी है। ये 3-4 जो भाषा परिवार हमने जाना, बेसिकली यही 3-4 भाषा परिवार ही हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। एक तो भारोपीय, दूसरा जो है तिब्बत बर्मा परिवार, और तीसरा द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। इनके बारे में हम ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे समय आने पर। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी कि जब ऋग्वेद में जो भी ऋचाएँ लिखी हुई हैं, जो सूक्तियाँ हैं, उनको उच्चारण किया जाता था और ऐसे ही सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था बुक के माध्यम से, लिखा नहीं जाता था। इन्हें जिस समय ये यूज़ होती थी उसके बहुत समय बाद इन्हें लिखा गया है, और छापा तो बहुत रिसेंट में गया है, 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। हमें कुछ उदाहरण तौर पर एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें और फिर पढ़ें। यानी कि अध्याय 1 में जो हमने मानचित्र 1 देखा था, पहले तो इन नदियों को देख लेते हैं। उस वक्त तो हमें सिर्फ सिंधु नदी दिखाई गई थी, उसका तंत्र दिखाया गया था, और उसमें सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ थीं, झेलम वगैरह। देखते हैं, वहीं पर यह नदी भी हमें मिल जाएगी। ये रही सतलज, और यहीं सतलज की सहायक नदी रही व्यास। तो हमें मिल गई, ये रही झेलम, ये चेनाब, ये रावी, और ये सिंधु नदी है। तो कम से कम ये आइडिया लग रहा है कि ये दोनों नदियाँ यहाँ पर हैं।
ये दोनों नदियाँ बात करेंगी किससे? विश्वामित्र नामक ऋषि से। इनके बीच में वार्तालाप है। ये चित्र देख लेते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। आपको याद भी होगा कि यहाँ कश्मीर में ही भुर्ज नामक जो पेड़ की छाल मिली थी और उससे जो बनाया गया था पत्र, वो उसे भोजपत्र कहा जाता था। पहले अध्याय में ही ये था और इससे पांडुलिपियाँ तैयार की जाती थी। एक्चुअली ये हाथ से लिखी गई होती है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आपको कुछ समझ में आ रहा है इस पांडुलिपि में? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इतिहासकारों ने सच में बड़ी मेहनत करी होगी। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। आप देखेंगे, क्लियर करती हूँ मैं पहले, कि यहाँ ये जो सतलज नदी है और व्यास नदी, ये दोनों मिल रही हैं। नदियाँ क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं हैं। देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि क्या रथ महत्वपूर्ण थे। इन्होंने क्या कहा है कि मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो रथ महत्वपूर्ण थे ही। चूँकि घोड़े महत्वपूर्ण हैं तो रथ महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए ही तो वो उसमें जा रहे हैं। साथ में ही उनके परिवहन का जो साधन है वो गाड़ियाँ भी हैं। वो कुछ अलग तरीके की गाड़ियाँ होंगी, अलग अलग साधन जो हैं वो गाड़ियाँ हैं। गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र हुआ, यानी कि ये जो नदियाँ हैं ये। और इसी रीज़न में जो है ऋषियों ने नदियों को पुकारा होगा। यहीं पर भुर्ज जो है वह भोजपत्र मिल रहा है, यहीं पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यहीं पर मिली है। और ये जो एरिया रहा है, एक्चुअली यही एरिया रहा है ऋग्वैदिक काल का भी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। तो 5 नदियाँ जिनका नाम नहीं है, यमुना तो है, नर्मदा नदी शायद नहीं होगी, ताप्ती नहीं है शायद, दक्षिण भारत की नदियाँ शायद ना हो, महानदी ना हो, सोन ना हो। बेसिकली एनसीईआरटी चाहती है कि अब हम सारी नदियों के नाम देख लें। अभी तक एनसीईआरटी ने हमें सिर्फ इन नदियों के नाम बोले थे, और गंगा नदी और सोन नदी को। यहाँ से यमुना नदी आती है, ये चंबल नदी है। यहाँ नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ी से निकल रही है। ताप्ती नदी, यहाँ गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे तुंगभद्रा, यहाँ पे नार, यहाँ पे कावेरी और यहाँ पे महानदी। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी आके यहाँ पे मिल रही है। तो आज आप अपने जो ब्लैंक मैप में फटाफट से इन नदियों को ड्रॉ कर लीजिए।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ड्रॉ करने के बाद चीज़ें बहुत दिन तक याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी नदी, जिस भी नदी की बात हो रही है उस रीजन का, उस क्षेत्र का आपको अंदाज़ा लगता रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को यहीं पॉज करके पहले जो है अपनी नदियों को ड्रॉ कर लीजिए, और नदियाँ जहाँ से शुरू हो रही हैं और जिधर ख़त्म हो रही हैं उस तरीके से शुरू करिए। नदियाँ हमेशा सागर की ओर ही ख़त्म होती हैं अक्सर। ये है काबुल नदी, ये भी आकर के सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आपको कहती है, आप थोड़ा सा बस ध्यान लगा लें, उसके बाद एनसीईआरटी आपको खुद आंसर भी बताती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको पूछा है कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अब एनसीईआरटी खुद ही आपको बताएगी मवेशी, घोड़े और रथ की बात। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। यानी कि लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी होती थी और मवेशियों के लिए भी होती थी। दोनों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मवेशी जो है, पशुपालन जो है वो भी पेट भरने के काम आएगा, जीवन यापन के काम आएगी, और जो फसलें हैं, जो ज़मीन है वो भी जीवन यापन के काम आएगी। तो उन्हीं की लड़ाइयाँ हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी कि वही झगड़े हैं जो आज हैं, वही तब भी थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। आपको विजुअलाइज करते जाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि जब आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि हम ऋग्वेद के टाइम में चले गए हैं और वहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं, कि वहाँ घोड़ों की प्राप्ति के लिए, बच्चों के लिए, खैर पुत्रों के लिए तो आज भी बहुत सी मनौतियाँ मानी जाती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, दादी नानियाँ इन सब की, हम यहाँ नारियल चढ़ाएंगे, यहाँ कढ़ाई चढ़ाएंगे, इस तरीके की मनौतियाँ हमेशा ही मानी जाती हैं। हालांकि अब बेटियों के लिए भी दुनिया बदल रही है। उस समय भी ऐसा था, उस समय मवेशियों के लिए भी माना जाता था। घोड़े भी इम्पॉर्टेंट थे। और घोड़े किस लिए इम्पॉर्टेंट थे? क्योंकि ये लड़ाई में रथ खींचते थे। तो रथ जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट व्हीकल था, युद्ध में काम आता था, जैसे आज टैंकर काम आते हैं। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और जीतने के बाद लाए क्या जाते हैं? मवेशी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ज़मीन के लिए भी ये लड़ते थे क्योंकि ज़मीन पर फसल होती थी, पानी के स्रोतों के लिए लड़ाई होती थी, लोगों को बंदी भी बनाया जाता था, और जो जीते गए धन थे उनका कुछ भाग तो सरदार रख रहे थे, कुछ पुरोहित यानी कि पुजारी को दिया जाता था, बाकी धन जनता में बांटा जाता था। और यज्ञ किया जाता था कुछ उस धन का प्रयोग करके। देवी देवता को आहुति दी जाती थी, आज भी दी जाती है, जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ये सब चीज़ों को आपको बस विजुअलाइज करना है, ताकि अगर परीक्षा के टाइम अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको आता है कि जानवरों की आहुति दी जाती थी या नहीं, तो आप वहाँ पे याद कर सके कि हाँ ऐसा होता था। पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। इनकी कोई अस्थाई सेना नहीं थी, कबीले ही होते थे, वही जब मिलते थे जाकर के वो सब लड़ाई भी कर लेते थे। ये युद्ध और शांति के विषय पर सलाह मशवरा करके काम करते थे, और सारे कबीले में से ही अपना सरदार चुन लेते थे जो कि कुशल हो, बहादुर हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। अब पहले तो ये देखिए कि लोगों का वर्गीकरण जो है वो कितने तरीकों पर हो सकता है, कितने आधार पर हो सकता है। या तो उनके काम के आधार पर,
पेशे के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर, समुदाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ऋग्वेद में क्या क्या आधार थे? ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, यानी कि एक तो हैं राजा और दूसरे हैं पुरोहित, जिनको काम के आधार पर बांटा गया है। काम के आधार पर ही किसी भी समाज में बहुत सारे आधार पर लोग बटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आधार पर लोग बटेंगे। आज भी काम करने के लिए जो लोग डॉक्टर हैं वही लोग ब्राह्मण भी हैं, वही लोग महाराष्ट्रियन भी हैं, वही धार्मिक हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। वो अलग अलग, हमेशा अलग अलग आधार पर एक ही व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो वर्ग काम के आधार पर दो ही मेन थे, एक पुरोहित और एक राजा। और आप देख रहे हैं कि राजा युद्ध करता था तो पैसा जो आता था, एक तो इसके पास होता था, थोड़ा पैसा इनके पास होता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। तो फिर ये कैसे राजा थे? इंटरेस्टिंग थे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। बेसिकली ये बताना चाहते हैं, जो यहाँ पे सरदार थे, जो कबीले में यहाँ पे लोग अपना सरदार चुन लेते थे और बहादुर जो कुशल योद्धा, यही राजा थे। और उनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई राजपाट नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक सहमति थी सबकी। सभा में मिल करके लोग शांति और युद्ध के लिए सलाह मशवरा करके अपना जीवन बिताते थे। कोई सिस्टम नहीं चल रहा था कि ये राजा हैं तो राजा का महल होगा, राजधानी होगी, ये सिस्टम नहीं अभी तक आया था, अभी शुरुआत ही है। और वंश के आधार पर भी चीज़ें अभी तक नहीं हैं। ऋग्वैदिक काल की बात कर रही हूँ मैं, हम अभी ऋग्वैदिक काल में ही हैं, हम ये मानकर पढ़ाई कर रहे हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जैसे हम बोलते हैं प्रजाजन है, ये हमारे मित्रजन हैं। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी, तो जब एनसीईआरटी हमें बताएगी तब हम विस्तार में देखेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यानी कि वर्गीकरण का एक जो दूसरा भी तरीका था वो जन बोला जाता था, कि किसी भी उनके नाम को संबोधित करके उस जन को, यानी कि उस समुदाय का संबोधन होता था। समुदाय को संबोधित करने के लिए जन कहते थे वो। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जैसे कि भरत जन, भरत कबीला, यदुवंशी कृष्ण जो हमने महाभारत पढ़ी होगी, पुरुजन ये भी हमने देखा होगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी कि ये आर्य लोग थे ऋग्वैदिक काल में रहने वाले, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। पहले तो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं कि ये आर्य थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, क्योंकि जब ये इन्हें हरा लेते थे, ये हार जाते थे तो ये इन्हें गुलाम बना लेते थे। तो दास और दस्यु उनका था और उसी से ही चलते चलते इसका मीनिंग जो है वो आज गुलाम किसे लगाते हैं, और आज भी हम दास शब्द का ही यूज़ करते हैं। उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। देखेंगे हम धीरे धीरे, एनसीईआरटी में खुद बताएगी कि उस समय कहाँ पर क्या हो रहा था। अगले पृष्ठ के चित्र देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते हैं।
ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि दक्कन यानी कि ये एरिया, दक्षिण भारत यानी ये एरिया, उत्तर पूर्वी भारत यानी कि यहाँ, और कश्मीर में यहाँ। इन सब जगहों में लगभग जो प्रचलन था वो था महापाषाण कब्रों का। जैसे आप देखेंगे कि ईसाई लोग अपनी कब्रों पर यहाँ पर एक कुछ लगा देते हैं पत्थर, ताकि उन्हें पता रहे कि कहाँ पर है। वैसे ये भी कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर रख देते थे ताकि इन्हें पता चले। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर ही रखा जाएगा, जमीन के भीतर भी होता है। बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस समय को फील करते जाइए। और ये सब जो भी मानचित्र है, ये मानचित्र हम पहले दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। उन्हीं मानचित्र को मैंने स्टोर करके रखा है और मैं उन्हीं से बता रही हूँ। एनसीईआरटी इन्हीं मानचित्र को यूज़ करती रहेगी इस पूरी बुक में। तो आप इन मानचित्रों को अगर अभी तक भी आपने स्टोर नहीं किया है तो स्टोर करिए। जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी और उसमें जो भी ऐसे स्टोरेज करने लायक चीज़ें हैं, जो भी एनसीईआरटी के चित्र हैं और जो भी मैप है, मैप तो मैं ज़रूर ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ में। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, तब तक के लिए आप अपनी कोशिश करते रहें। मैं प्रोवाइड करा दूंगी, उसके बाद भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। आपके दिमाग में चीज़ें तभी बैठेंगी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। ये इन पत्थरों को देखिए, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कब्रों पर रखे गए हैं। ये महापाषाण कब्रें हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। क्या करते थे होंगे वो? शिलाखंडों को ढोकर लाते थे, उनको तराशते होंगे, गड्ढे खोदते होंगे, मरे हुए को दफनाते होंगे और फिर वहाँ पर उन्हें लगा देते होंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेयरवेयर के नाम से जाना जाता है। इन्हें हाईलाइट करके रख लीजिए। अभी तक आपने देखा कि लोगों के साथ ज्वेलरीज और जानवर दफनाए जाते थे, बकरी वगैरह दफनाए जाते थे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि बर्तन भी दफनाए जा रहे हैं साथ में। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ये सब मिले हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवदान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। यानी कि ये जो बड़ा सुराख है, ये हम देख रहे हैं, ये इनमें जाने का रास्ता है। क्या हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? मैंने आपको बोला था कि हड़प्पा में बाकी सारी धातुएं देखने मिली थी, लोहा नहीं मिला था या बहुत कम कहीं से आयात किया जाता था। हड़प्पा वासी लोहा से उतना बहुत ज़्यादा अवगत नहीं थे जितना वो तांबे से, सोने चांदी से अवगत थे, मनकों से वो जितना अवगत थे। तो एनसीईआरटी आपको याद दिला रही है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस से जाकर के हड़प्पा शहर में रिवीजन करिए वहाँ पर, और देखिए कि क्या हड़प्पा वासी लोहे के चीज़ों से दो चार थे, उनको पहचान थी या नहीं थी। आपको अपनी बुक यहीं पे रोक करके पिछले पन्ने पलटने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या था और क्या नहीं था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। इस चित्र में बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है, ये जो है घोड़े के लिए सामान है, ये यूज़ होता था। नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ हैं, ये कुल्हाड़ियाँ बनाई गई हैं, टूट गई हैं शायद। नीचे एक कटार है, ये कटार है, आप देख रहे होंगे कि कैसे जंग लगी हुई है और कितनी अच्छी बनी हुई है, इसकी मूठ भी बनी हुई है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करते हैं। क्या था वहाँ पे सामाजिक असमानता? ऋग्वेद काल में हम लोग हैं और ऋग्वेद काल में ही हम इमेजिन करते हुए चलेंगे।
पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को खोज लेते हैं। ये रहा यहाँ पे ब्रह्मगिरी, ये जो जगह है साउथ में, यहाँ पे कृष्णा नदी, यहाँ पे कावेरी नदी है, कृष्णा नदी और कुरनूल गुफाओं के पास में। हमने कुरनूल गुफाएं भी देखी थी। यहाँ पे हमें क्या मिले थे, हमें यहाँ पे राख के अवशेष मिले थे, आपको याद होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैप से हमेशा रिवीजन करना इजी होता है। अपने मैप में ही नोट्स बना कर रखें। आप अपना जो ब्लैंक पेपर लेते हैं उसमें मैप बना हुआ पेपर ही रखिए अपने पास, और उसमें मैप के हिसाब से लोकेट भी करते जाइए और नोट के हिसाब से जो नोट करना हो नोट भी करते जाइए। मैप से अच्छा रिवीजन का तरीका और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी में क्या हुआ है, कब्र पाई गई है जहाँ पे मनके और शंख मिले हैं। ब्रह्मगिरी देखते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के ही बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। यानी कि कब्रें तो बहुत जगह मिली हैं, लेकिन जो ब्रह्मगिरी की कब्र है यहाँ का पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो उसकी स्थिति अच्छी थी, अमीर था वो, कि 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। बाकी सबके यहाँ तो मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए हों। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थरों या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर लोग दफनाए जा रहे हैं वो एक उनके लिए जगह ही बना दी गई है। कुछ अमीर और कुछ प्रभावशाली लोग रहे होंगे, जैसे ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे होल बना हुआ है कि लोग आकर के यहाँ पर उनसे ही जुड़े परिवारों के लोग यहाँ पर दफनाए जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे पूरा अच्छे से समझ करके रखिए कि उस वक्त में क्या क्या होता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव जो जगह आ रही है, जैसे ब्रह्मगिरी, इन सब जो जगह आ रही है ना, उन्हें आपको हाईलाइट करते जाना है। ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोज लेते हैं। पहले तो मानचित्र 2 को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ मैं, आप नोट्स बनाते चलें। इनाम गांव कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, दक्कन की तरफ साइड, गोदावरी नदी के साइड में। यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। घोड़ जो है भीमा की एक सहायक नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी। यहाँ पे कोई एक नदी है भीमा और उसकी सहायक नदी है घोड़। ये सब नदियों के नाम हम सुने नहीं होंगे, तो इन सब नदियों को नोट करके रखिए कि घोड़ नदी। इनाम गांव का आपको क्या याद आना चाहिए? घोड़ नदी, और ये भीमा की सहायक नदी है। ऐसे ही बहुत नदियाँ जो हमारे पास आ जाती हैं, जैसे पांडुलिनी की गुफाएं आ जाती हैं, और अलग अलग ऐसी नदियों के नाम जो इससे हमने सुना नहीं होता है। जब ऐसे नाम जो हमें एग्ज़ाम में देखने मिलते हैं तो हमें लगता है ये कहाँ पर नाम दिए गए हैं। स्टैंडर्ड बुक में अक्सर नहीं मिलती हैं क्योंकि वो जिस्ट होती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं, और ये छठी के बच्चे के लेवल की चीज़ें हैं। यहाँ पर घोड़ नदी को बता दिया गया। जब यूपीएससी हमसे पूछेंगी तो मोस्टली हमें याद नहीं रहेगा, इसलिए नोट्स बनाते जाइए। जो भी ऐसी नदियाँ, जो भी ऐसे स्थान मिलते हैं इनाम गांव, उनको लोकेट करते जाइए। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। कि एक तो इनका जो टाइम है वो 3600 से 2700 साल पहले तक के लोग यहाँ पर रहते थे, और अभी भी आज भी लोग मरे हुए लोगों को उत्तर में सर और दक्षिण में पैर करके सुलाते हैं। हमारे यहाँ आज भी लोग हमें दक्षिण में पैर करके सोने के लिए मना करते हैं क्योंकि अशुभ माना जाता है। उस वक्त भी वही होता था। ये कुछ चीज़ें तभी से लगातार चलती आ रही हैं, और उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था।
ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए के शव के साथ रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। जो इनाम गांव है, इनाम गांव में मतलब यहाँ ब्रह्मगिरी में भी हमें शव मिला, एक कब्रगाह मिली, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अमीर आदमी था, यहाँ पे सोने के मनके थे, साथ में शंख था। इनाम गांव में क्या था कि घर था, यहाँ पे कि किसी एक अमीर आदमी का घर है, जो 5 कमरे का घर है, उसमें संदूक में बंद करके उस आदमी को दफनाया गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो जो घर है वो गांव में सबसे बीच में और सबसे बड़ा घर है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट आदमी था जिसे वहाँ पे दफनाया गया है। और वहाँ से क्या मिला है, एक अनाज का गोदाम भी मिला है और शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गोदाम भी है, ये सबसे बड़ा घर भी है और पूरे गांव के बीच में सेंटर में है, अगर तो हो सकता है मे बी। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा वासी जो थे वहाँ पे पुरुष भी श्रृंगार करते थे और आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। तो आप देख रहे हैं कि महिला और पुरुष के जो कंकाल हैं उनके अंतर को मेनली इन चीज़ों से पहचाना जाता है और जो नॉर्मली अंदाज़ा इन तरीक़ों से लगाया जाता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। जो भी नाम आएंगे ना, उन्हें बहुत ध्यान से आपको नोट कर लेना है। आप अपना नोटबुक लीजिए और उसमें चरक को भी नोट करके रखिए। इनके बारे में गूगल कर लीजिएगा कि एक थे कौन। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। इनकी जो ये किताब भी है, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है और क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आप इन सबको नोट करके लिखेंगे कि चरक ने क्या लिखी है। चरक संहिता लिखी है। और ये किससे, चरक संहिता किससे रिलेटेड है? चिकित्सा शास्त्र से। कि मनुष्य के, इन्होंने क्या कहा है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। हो सकता है, संभवतः कहा गया है। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अब एनसीईआरटी आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही है वो ऐसे ही नहीं पूछ रही है। इतनी जानकारी आपको एनसीईआरटी ने दी, उसके बाद पूछ रही है कि इन्होंने कैसे जानकारी हासिल की होगी कि 360 हड्डियाँ होती हैं। बात कंकाल की हो रही है तो बहुत संभावना है कि उन्होंने कंकाल वगैरह की चीज़ों को रिसर्च किया होगा, अध्ययन किया होगा, वहाँ से चीज़ें गिनी होंगी। ऐसे तो गिना नहीं होगा, कंकाल वगैरह से ही गिना होगा और उसमें गिनने में ही उन्होंने दांत और की हड्डियाँ भी गिन ली होगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा हड्डियाँ गिनी हैं। सबसे ज़्यादा जो तर्कशील कारण हो सकता है वो तो यही हो सकता है कि उन्होंने कंकालों से अध्ययन किया होगा। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे देखते हैं। इनाम गांव में क्या क्या होता था? खेती तो होती थी क्योंकि यहाँ पे अनाज का गोदाम तो था ही। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो ये सब जो नाम हैं, इतने सारे जो जानवर थे वो पाए जाते थे। तो जब भी एग्ज़ाम में अगर कोई बहुत सारे जानवर आते हैं तो ये संभावना नहीं लेनी है कि नहीं ये जानवर नहीं रहे होंगे। वो सब जानवर आ चुके थे, लगभग सभी जानवर यहाँ पर देखते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ये सारे पेड़ भी आ चुके थे, इन सारे अनाजों का भी उन्हें ज्ञान हो चुका था।
इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। क्या क्या काम धंधे इनके हो सकते होंगे? इन्हें उगाना, एक तो किसानी करना, तो ये तो उनका काम होता ही था। गाय भैंस पालना, पशुपालन भी होता होगा, और मीट वगैरह की भी दुकानें होती होंगी। बेर, आंवला, जामुन, फल फ्रूट्स बेचने के काम भी हो सकते हैं उनके। इस तरीके के कामों कर सकते होंगे। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? यही सब जो हमें बताया गया है, यही सब दिया जाएगा। चाहे शाकाहारी, मांसाहारी, यही फ्रूट्स वगैरह दिए जाएंगे अंतिम संस्कार में। उपयोगी शब्द क्या क्या हैं? वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। लोहा जो है ऋग्वेदिक काल में इम्पोर्टेंट धातु थी। सूक्त का मतलब क्या है? सुमेल करना है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, सुंदर उक्ति। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ क्या किया जाता था? अनुष्ठान किया जाता था। दास जो थे वो गुलाम थे। महापाषाण सजाए गए पत्थर थे, और ये कब्रों पे यूज होते थे लगाने के। वाक्यों को पूरा करो। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। काम कराने के लिए दासों का इस्तेमाल होता था। ये ऊपर जाकर के हमें देखना है, जहाँ पे दासों की बात हुई है कि किस लिए होता था। जो भी मालिक चाहते थे उन्हें वह काम करना होता था, बंदी बनाया जाता था उन्हें। महापाषाण में महापाषाण पाए जाते हैं। कब्रों में जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान लगाए गए गोले में, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर चट्टान क्या करते थे? महापाषाण कब्र का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल अंदर जाने के लिए होता था, वहाँ घुसने के लिए। बस आपको पता होना चाहिए, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ कि ये होगा, लेकिन पोर्ट होल का क्यों होता था एग्जाम, क्योंकि जब महापाषाण एक ही घर के बहुत सारी कब्रें एक ही जगह पे बनाई जाती थी, जहाँ पर एक ही घर के लोग या एक ही समूह के लोग दफनाए जाते थे, तो वहाँ घुसने के लिए पोर्ट होल बनाए जाते थे। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? शाकाहारी, मांसाहारी सब खाते थे ये। आओ चर्चा करें। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? पहली बात तो वे भोजपत्र पर नहीं लिखी गई हैं, मशीनों से छापी गई हैं। पुरातत्वविद कब्रों में, और हाथ से नहीं, मशीनों से छापी। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं कि उनके पास जो चीज़ें दफनाई हुई मिल रही हैं और वो किस तरीके से दफनाए गए हैं। संदूक में दफनाए गए हैं या ऐसे ही दफना दिए गए हैं। मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाए गए हैं तो गरीब हैं, सोने चांदी के साथ दफनाए गए हैं तो अमीर हैं, घरों में दफनाए गए हैं तो इम्पोर्टेंट हैं, कोई बीच का सरदार है। तो इसी तरीके से पता चलता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? राजा का जीवन जो है वो मालिक है और दासी जो है वो इसके अंतर्गत है। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। ये तो बच्चों के लिए काम दिया गया है। यहाँ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या दी गई हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 3500 साल पहले रचना का प्रारंभ हो गया था, लेकिन लिखी नहीं गई थी। उन्हें पांडुलिपियों पे तो बहुत बाद में, यानी कि 150 साल पहले, 200 साल पहले लिखा गया है। शुरू में जब उनकी रचना होती थी तो उन्हें बोला जाता था, गाया जाता था और सुना जाता था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई है। और महापाषाण कहाँ कहाँ पे होते थे? इस एरिया में, कश्मीर के, दक्कन के, दक्षिण के और उत्तर पूर्व के एरिया में। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले तक था। चरक कितने साल पहले थे? लगभग 2000 साल पहले थे जब इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तो आज हमारी कंप्लीट होती है आज की एनसीईआरटी। हमने देखा कि पिछले जो अध्याय हम पढ़ चुके हैं उनके मैप भी हमें काम आते हैं, इसलिए उनके नोट्स को बनाते जाएं और इन नदियों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, इन जगहों की प्रैक्टिस कर लें। बाकी जो जगहें अभी तक एनसीईआरटी ने नहीं हमें बोली है, पर जो भी इस मैप में लोकेटेड है, एनसीईआरटी हमें उन सब के बारे में बताएगी। जैसे चिरांद हो गया, महडहा और कोल्डिहवा की बात थोड़ी हो भी चुकी है, पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी की बात हो गई, हुंसकी की बात हो चुकी है, कुरनूल गुफाओं की बात हो चुकी है, इनाम गांव की बात आज हो गई है, आदि चन्नूर, हल्लूर, इन सब की भी बात होगी आगे चल के।
तो मैप को स्टोर करके रखिए, रिवीजन करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले